हेलो फ्रेंड्स, HS22 के डी रॉ सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज से हम हिस्ट्री क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और एंशियंट हिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी PDFs हैं वो हमारी ऐप पे HPS प्रीलिम्स जो कोर्स है उसमें जो फ्री कंटेंट वाला जो सेक्शन है उसमें फ्री रिसोर्सेज वाला सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। तो जो PDF वाला जो सिस्टम है वो यहाँ पे क्लियर है। हम स्ट्रेट अवे इसको स्टार्ट करते हैं। एंशियंट हिस्ट्री, वैदिक हिस्ट्री और हड़प्पन सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस मेजॉरिटी में आपको मिलेंगे। हालांकि HAS में अगर हम देखें बहुत ज़्यादा एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस हम नहीं देखते हैं, बट स्टिल एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है एंड यू नेवर नो, ये कभी भी अपना जो पैटर्न है वो बदल सकते हैं और एंशियंट हिस्ट्री का जो मात्रा है वो ज़्यादा आपको इसमें दिख सकता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। Which of the following sites belong to the Mesolithic phase of Indian prehistory? यहाँ पे सिंपली आपने देखना है कि इनमें से कौन सी साइट्स मीजोलिथिक फेज से आती हैं। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं: आदमगढ़, लंगनाच, टोपरा और रोजदी। सो ए ऑप्शन है 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 and D 3 and 4। तो इसमें से जो पहले 2 ऑप्शंस हैं ये मीजोलिथिक फेज के बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। आदमगढ़ MP में आ जाता है, मध्य प्रदेश में। लंगनाच गुजरात की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीजोलिथिक साइट है और टोपरा एक अशोकन साइट है जो कि दिल्ली के नेबरहुड में आपको मिल जाता है, एक अशोकन साइट। एंड रोजदी इज़ अ हड़प्पन साइट इन गुजरात। तो इसका आंसर होगा ए। ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। और फिर से मैं आपको बता दूं, जो मैप सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ले चुका है हमारे एग्ज़ाम्स में। तो मैप्स को कवर अप करना NCERTs के थ्रू और इम्पॉर्टेंट बुक्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो फर्स्ट है, हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आइडियाज़ फ्रॉम द सुमेरियन सिविलाइजेशन। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये इसलिए इसका जन्म हुआ क्योंकि सुमेरियन सिविलाइजेशन से आइडियाज़ आए या फिर वहाँ से लोग आए जिन्होंने हड़प्पन्स को आइडियाज़ दिए कि आप ऐसा ऐसे सिविलाइजेशन खड़ी कर सकते हो। सुमेरियन का यहाँ पे मतलब है मेसोपोटामियन रीजन, जो कि आज का इराक वाला इलाका है, मेसोपोटामियन रीजन। और सेकंड स्टेटमेंट है कि इंडस मेसोपोटामियन ट्रेड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहाँ पे आप रोल ऐड कर सकते हैं, एक हल्का समेशन है, इन द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। और यहाँ पे देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी नहीं है। जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो इंडिजिनस और इंडियन सिविलाइजेशन है, उसमें बाहर से ना तो आइडियाज़ आए हैं ना ही लोग आए हैं। ये इंडिया के ही लोगों के द्वारा किया गया था और यहीं के आइडियाज़ थे। तो ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाती है। और सेकंड है कि इंडस मेसोपोटामिया ट्रेड ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बिल्कुल किया, क्योंकि फॉरेन ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट था इंडस सिविलाइजेशन के लोगों के लिए। तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो इसका आंसर होगा 2 ओनली, फर्स्ट इसमें रॉन्ग हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ से फिर से आपने हड़प्पन साइट्स को मैप के हिसाब से अरेंज करना है। फिर से एक मैप का क्वेश्चन है। तो मैप वाले जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जैसे हमने बताया है। तो हड़प्पन साइट्स को आपने साउथ से नॉर्थ अरेंज करना है, ठीक है। और 3 साइट्स आपको गिवन है, कोटदीजी, भगत राव एंड मीताथल। और सबसे जो यहाँ पे सदर्न मोस्ट जो साइट है वो है भगत राव, जो कि सदर्न मोस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन मानी जाती है महाराष्ट्र में। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये सदर्न मोस्ट साइट है। उसके बाद जो कोटदीजी है वो पाकिस्तान के सिंध इलाके में आती है एंड देन मीताथल हरियाणा में आता है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि 2, 1 और 3 इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा। सबसे सदर्न मोस्ट भगत राव होगा, फिर कोटदीजी एंड देन मीताथल। तो इसका जो C ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट आंसर होगा। और फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगेन हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वेल्स हैव नॉट बीन फाउंड इन सिग्निफिकेंट नंबर इन एनी हड़प्पन सिविलाइजेशन सिटी। एंड सेकेंड है, हड़प्पन्स वर नॉट अवेयर ऑफ द ज्वेलरी फैशन फ्रॉम सिल्वर। अब मैं आपको बता दूं कि जो कुएं हैं, जो वेल्स हैं, वो मोहनजोदारो में काफ़ी गिनती में पाए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा था वेल्स जो हम कहते हैं कुएं हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के शहरों के लिए। और सेकंड है कि क्या उनके पास सिल्वर की ज्वेलरी नहीं थी, सिल्वर की ज्वेलरी उनके पास अवेलेबल थी। सो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे
इनकरेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वेल्स भी उनके पास थे और ज्वेलरी भी उनके पास थी, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोनों के दोनों ही इनकरेक्ट यहाँ पे हो जाते हैं। तीसरा है मैच द फॉलोइंग में मेटल्स और सब्सटेंसेस कहाँ से लिए जाते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा रिच सिविलाइजेशन थी। वो काफ़ी सेमी प्रीशियस स्टोन्स अलग अलग इलाकों से मंगवाते थे, गोल्ड सिल्वर हर चीज़ उनके पास अवेलेबल थी सिवाय आयरन के। तो हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ वो लोग कहाँ से सोर्स करते थे या कहाँ से लाते थे। चर्ट एक टाइप का स्टोन था जिससे वो अपने नाइव्स और इवन स्वॉर्ड्स भी बनाते थे। तो इनके चक्कू का काम करता था जो कि चर्ट स्टोन से बनाया जाता था, और चर्ट स्टोन आता था रोहड़ी हिल्स जो कि सिंध में पड़ते हैं। गोल्ड माइंस इंडिया में बहुत फेमस कर्नाटका में आपको मिलती हैं, कोलार गोल्ड फील्ड्स, जो कि पूरे एंशिएंट इंडिया में हम पढ़ते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माइंस थी। और टिन जो हमें मिलता है जो हड़प्पन्स लाया करते थे वो अफ़गानिस्तान वाले इलाके से लाया करते थे। तो इसमें अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो 1 का यहाँ पे ए हो जाता है, 2 का सी हो जाता है और 3 का बी हो जाता है। तो सी विल बी इट्स करेक्ट आंसर। 1A, 2C एंड 3B। सो सी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है हमें वो यहाँ पे मार्क करना है। इन चारों स्टेटमेंट्स में से एक ही इनकरेक्ट होगा। तो ए ऑप्शन पढ़ते हैं हम, हड़प्पन रिलीजन वॉज जूमॉर्फिक इन कैरेक्टर। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि हड़प्पन जो रिलीजन था वो जूमॉर्फिक था। कहने का मतलब कि डैट वॉज एनिमल सेंट्रिक। हड़प्पन्स के धर्म में, हड़प्पन्स के रिलीजन में एनिमल्स की बहुत ज़्यादा महत्वता थी क्योंकि वो पशुपति को मानते थे, राइनोस को, यूनिकॉर्न्स, बुल्स। तो काफ़ी जो ट्रीज़ एंड एनिमल्स की हम बात करते हैं उनके रिलीजन में उनका जो इम्पोर्टेंस है वो दिखता है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, द हड़प्पन्स डिड नॉट हैव एन इलेबोरेट सिस्टम ऑफ बरियल एज दैट ऑफ द मेसोपोटामियंस। हड़प्पन्स का जो बरियल सिस्टम था वो रिलेटिवली बहुत ही सिंपल था। उनके बरी करने के तरीके मेसोपोटामियंस की तरह बहुत एलैबोरेट नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी अपनी आप कहते हो कि जैसे सिमिट्रीज़, रॉयल सिमिट्रीज़ यहाँ पे बनती थी, बड़े बड़े कब्रिस्तान बनते थे मेसोपोटामिया में, इवन इजिप्ट में। तो वो वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं था। कंपैरेटिवली बहुत ही सिंपल तरीके से बरी करते थे। तो ये भी एक सही स्टेटमेंट है। तीसरा है, क्रोकोडाइल एंड राइनो वर नॉट डिपिक्टेड ऑन एनी ऑफ द हड़प्पन सील्स। ये यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट होगा क्योंकि क्रोकोडाइल और राइनो के सील्स हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से अवेलेबल होते हैं। और कालीबंगा सिटी पोजेस्ड वुडन ड्रेनेज सिस्टम, ये भी करेक्ट है। तो हमने इसमें से इनकरेक्ट देखना था, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसका साथ में आंसर भी लिखते जाइए, और जहाँ आपको नहीं भी समझ में आया तो आप वीडियो को प्लीज़ वहाँ पे पॉज कर लीजिएगा। अब 7वां क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ये चालकोलिथिक एज से क्वेश्चन है कि नवदा तोली जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है चालकोलिथिक कल्चर की, ये कौन सी स्टेट में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया मध्य प्रदेश। नवदा तोली वेस्टर्न मध्य प्रदेश में आपको मिलता है। कायथ कल्चर का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट साइट। मध्य प्रदेश में वन ऑफ द लार्जेस्ट चालकोलिथिक साइट से है। तो नवदा तोली मध्य प्रदेश में एक इम्पॉर्टेंट साइट। तो इसका आंसर होगा करेक्ट ए। अब 8th क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अब ये वैदिक हिस्ट्री के ऊपर हमारे क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं कि पहला स्टेटमेंट है, गायत्री मंत्र का रेफरेंस जो है वो 7वें चैप्टर या फिर 7वीं बुक या फिर 7वें मंडल ऑफ ऋग्वेदा से आता है। और सेकंड स्टेटमेंट हमारा कि द ऋग्वेदिक आर्यंस जो हैं वो यूपी, ईस्टर्न यूपी और बिहार के इलाके से वाकिफ़ नहीं थे, उनको इस एरिया के बारे में नहीं पता था। हमने ऋग्वेदिक आर्यंस की बात की है, लेटर वैदिक आर्यंस की बात नहीं की है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे गलत होगा क्योंकि 3रे मंडल में गायत्री मंत्र जो कि बहुत ही पुराने मंत्रों में से एक है उसका वर्णन मिलता है, उसका रेफरेंस मिलता है। सेकंड स्टेटमेंट है कि वो फेमिलियर नहीं थे, ये एकदम सही स्टेटमेंट है क्योंकि जो जोग्राफिकल अगर हम उसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो ऋग्वेदिक आर्यंस अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और मैक्सिमम पंजाब हरियाणा वाले एरिया तक सीमित थे ऋग्वेदिक एज में, क्योंकि वो वहाँ से माइग्रेट कर रहे थे। तो इसका आंसर होगा बी। तो सिर्फ सेकंड वाला ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट होगा।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब गानेश्वर चालकोलिथिक कल्चर एक कौन से इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिस्से में आता है? और जब मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करता हूँ तो सिर्फ आज का पॉलिटिकल इंडिया नहीं है, उसमें पाकिस्तान भी आता है, नेपाल भी आता है और बांग्लादेश भी आता है। सो पूरा वहाँ से हिंदू कुश से साउथ में कन्याकुमारी तक जो सारा रीजन है डैट कम्स अंडर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और गानेश्वर चालकोलिथिक जो कल्चर है वो वेस्टर्न पार्ट में आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। नॉर्थ वेस्ट में नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान का पंजाब आ जाएगा, उनका वज़ीरिस्तान वाला इलाका आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। तो राजस्थान के नॉर्थ में गानेश्वर जोधपुरा कल्चर हमें चालकोलिथिक कल्चर मिलता है, क्योंकि खेतरी कॉपर माइंस जो कि बहुत ही पुरानी कॉपर माइंस हैं ये राजस्थान में ही स्थित हैं। इसका आंसर होगा बी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, अब इसमें 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपने इनको कंसिडर करना है। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है फ्लूट प्लेयर्स, डांसर्स, एक्रोबैट्स वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वैदिक सोसाइटी। सेकंड है ऑर्नामेंट्स सच एज निश्क वर ऑल्सो पॉपुलर ड्यूरिंग द वैदिक एज। तीसरा है अपूपा वॉज अ डिश मेड ऑफ बार्ले और राइस। तो पहला है कि वैदिक सोसाइटी में डांस करने वाले, कलाबाजियाँ दिखाने वाले, फ्लूट शहनाई बजाने वाले भी हुआ करते थे। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो वैदिक लोग थे वो एंटरटेनमेंट में भी काफ़ी विश्वास रखते थे, ये चीज़ उनकी सोसाइटी में प्रेवलेंट थी। सेकंड है कि निश्क जैसे ऑर्नामेंट्स जो कि माना जाता है गोल्ड के बने होते थे, मोस्टली एक नेकलेस की तरह था, ये भी प्रेवलेंट थे। तो ये भी एक सही स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है अपूपा वॉज अ डिश मेड ऑफ बार्ले और राइस। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अपूपा एक केक की तरह होता था जो ये लोग स्पेशल ओकेजन्स पे खाते थे। तो इसमें जो करेक्ट तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हो जाती हैं। सी ऑल ऑफ द अबव इसमें सही आंसर यहाँ पे होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हुए, अब उपनिषद के ऊपर सवाल आता है। सो पहला स्टेटमेंट हम इसमें पढ़ते हैं। Yes, the word Upanishad literally means teaching ethical values in the hermitages of sages. उपनिषद का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, उपनिषद शब्द का मीनिंग क्या है, वो क्या है कि किसी साधु के शिविर में, उनकी कुटिया में जाके हम नैतिकता वाली वैल्यूज़ को सीखें, नैतिकता को बेसिकली सीखें, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है। उपनिषद का मतलब होता है टू सिट नियर समवन, किसी के पास बैठना और ज्ञान अर्जित करना। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट। सेकंड है द अर्लीस्ट उपनिषद्स वर कंपोज्ड ड्यूरिंग द महाजनपद फेज। ये भी गलत है, क्योंकि जो सबसे पहले उपनिषद हैं वो 8th सेंचुरी BC के आसपास, जबकि लेटर वैदिक एज चल रहा था इंडिया में, कंपोज होने शुरू हो चुके थे। ब्रह्मा आत्मा की बात करने वाले वेदांता जो फिलॉसफी है वो उपनिषद के ही ऊपर बेस्ड है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट हो जाती हैं, इनकरेक्ट हो जाती हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। आपने एक चीज़ इसमें याद रखनी है, जो हिंदुज़म में और जो एक सनातन जो हम वैल्यूज़ कहते हैं, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टेक्स्ट हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो एक ओहदा दिया गया है वो उपनिषद्स को ही दिया गया है। ठीक है, वेदों से भी ऊपर अगर कुछ है तो वो उपनिषद्स हैं। और कुछ इम्पॉर्टेंट अर्लीस्ट उपनिषद्स जो हैं वो हैं छंदोग्य, केना, जबला, बृहदारण्यक। तो इनका नाम आपको याद रहना चाहिए। ये चीज़ आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो इसका डी आंसर होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक एज में जीव ग्रीभ जो टर्म है वो किसके लिए यूज़ किया जाता था? क्या वो अकाउंटेंट था, पुलिस ऑफिशियल था, सैक्रिफिशियल प्रीस्ट था, या किसी व्यापारी के लिए किया जाता था? तो जीव ग्रीभ एक पुलिस ऑफिशियल के लिए टर्म यूज़ किया जाता था। फिर से मैं बात कह दूं कि जो एंशिएंट इंडिया में टर्म्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एंशिएंट इंडिया में संस्कृत और प्राकृत टर्म्स की जो भरमार है, जो इम्पॉर्टेंट है, उनका रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितने भी और वैदिक ऑफिसर्स हैं आप उनको रिवाइज ज़रूर कीजिए। तो 20 में करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हुए, सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला जो इसमें स्टेटमेंट है, शतपथ ब्राह्मण कहता है कि वाइफ इज़ हाफ हर हस्बैंड एंड कंप्लीट्स हिम।
एंड सेकंड हम देखते हैं उपनिषद्स ऑल्सो कंटेन रिचुअल्स फॉर ऑब्टेनिंग अ लर्नड डॉटर। तो कहने का मतलब है कि शतपथ ब्राह्मण में वाइफ की तारीफ़ की गई है कि वो हस्बैंड को कंप्लीट कर दी है। ये एकदम सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है कि उपनिषद्स में एक पढ़ी लिखी बेटी पाने के भी रिचुअल्स हैं कि अगर आपको बेटी चाहिए तो कैसे आप एक पढ़ी लिखी बेटी को पा सकते हैं। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ विमेन को इंडियन स्क्रिप्चर्स में कास्टिगेट या फिर आलोचना नहीं की गई है, आपको दोनों पक्ष मिलते हैं, तारीफ भी मिलती है और कहीं ना कहीं आलोचना भी मिलती है। तो इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाते हैं, तो सी विल बी इट्स राइट आंसर। 14 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सो निरुक्त के बारे में हमें 2 स्टेटमेंट्स पढ़नी है। बात करते हैं कि निरुक्त क्या चीज़ है। तो निरुक्त कवर्स एटिमोलॉजी एंड इज अ स्टडी कंसर्न विद करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ संस्कृत वर्ड्स इन द वेदास। तो निरुक्ता का मतलब एटिमोलॉजी है। एटिमोलॉजी का मतलब क्या है कि कोई भी वर्ड है, कोई भी शब्द है, उसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, उस वर्ड का मतलब क्या है, उसकी हिस्टोरिसिटी क्या है, ठीक है। और सेकंड है द मोस्ट सेलिब्रेटेड स्कॉलर ऑफ दिस फील्ड इज़ कात्यायन, जिन्होंने निघंटु नाम की किताब लिखी, ठीक है, इसी फील्ड में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि निरुक्त का मतलब एटिमोलॉजी ही है, ठीक है। और निरुक्ता ये बेसिकली एक वेदांग है, 6 वेदांगों में से एक वेदांग निरुक्त में आता है। और इसमें संस्कृत वर्ड्स जितने भी हैं डिफ़िकल्ट, उनके मीनिंग्स भी एक्सप्लेन किए गए हैं और उनको कैसे डेवलप हुए, उनका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब भी उसमें बताया गया है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। सेकंड है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स के हैं वो कात्यायन है, ये गलत है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट स्कॉलर निरुक्त के हैं यास्का। यास्का का जो निरुक्ता लिखा हुआ है वो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। तो सेकंड गलत हो जाता है। जो कात्यायन थे बेसिकली ग्रामेरियन और मैथमेटिशियन थे। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है और ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। और 15th क्वेश्चन, नदी सूत्रहाइम जो थी, जहाँ से हम ज्योग्राफी के बारे में पता करते हैं कि ऋग्वेदिक आर्यंस कौन से इलाके में बसे हुए थे, कौन कौन से एरिया से वो वाकिफ़ थे, अब एक कौन से मंडल में पाई जाती है। तो मंडल के ऊपर एक सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, तो इसका आंसर होगा डी, 10th मंडला। तो नदी सूत्रहाइम जहाँ पे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के नॉर्थ वेस्ट की रिवर्स के बारे में हमें पता चलता है, पाकिस्तान इसमें लगा लीजिए, तो वो 10th मंडला में हमें पाई जाती है। यहाँ पे काबुल रिवर के बारे में मेंशन किया गया है। सरस्वती जो कि आज कहते हैं कि लुप्त हो गई है। हरीरुड अगेन अफ़गानिस्तान की रिवर, तो उस जोग्राफिकल इलाके की यहाँ पे बात की गई है। तो इसका आंसर डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपने वैदिक टर्म्स को मीनिंग्स के साथ करेक्टली मैच करना है, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं, पहला वर्ड है सीता, जिसका मतलब है फरो। ये एकदम करेक्ट है। जैसे खेत में अगर हम देखें, खेत में कुछ डिविजन्स बनी होती हैं, उठा हुआ इलाका होता है। जब भी हम खेत को जोतते हैं, जब भी उसको हम जोतने की क्रिया करते हैं, ठीक है, तो वो जो फरोज़ बने होते हैं, जो उठा हुआ इस तरह का जो फरो खेतों में बने होते हैं, तो उसको हम फरोज़ कहते हैं, ठीक है। वो जो सेक्शंस बने होते हैं, तो उसी को सीता बोला जाता है वैदिक, अगर हम डिक्शनरी की बात करें। सेकंड है लंगाला, प्लो को जो हल होता है उसको लंगाला बोला जाता है, ये भी एकदम सही है। इसी प्लाव को सीरा भी कहते हैं। तो प्लाव के लिए 2 वर्ड्स हैं, सीरा और लंगाला। तीसरा है क्षेत्र। क्षेत्र यहाँ पे है बैटलफील्ड, जहाँ पे युद्ध लड़ा जाता है, तो ये गलत है। क्षेत्र एक एग्रीकल्चरल फील्ड को कहा जाता है। तो यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन, जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, वो गलत हो गया और पहले 2 सही हो गए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी, 1 और 2 ओनली। तो फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि जो वैदिक टर्म्स हैं, एंशिएंट इंडिया की टर्म्स हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको रिवाइज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। 17th क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, कौन सी तकनीकें हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी है वो जो वैदिक काल के दौरान मौजूद थी या जो वैदिक लोग इंडिया में लेके आए। तो पहला है स्पोक्ड व्हील्स। स्पोक्ड व्हील्स का मतलब क्या है, जिस पहिए के आसपास इस तरह के स्पोक्स लगे हों। आप कभी साइकिल चलाते हैं या इवन कुछ और गाड़ी वगैरह चलाते हैं, वो एकदम सॉलिड व्हील नहीं होता है, ठीक है, उसके अंदर ये ऐसे स्पोक्स लगे होते हैं। तो स्पोक्ड व्हील्स
वैदिक एज के टाइम पे आया था, एकदम सही यहाँ पे बात है। सेकंड है स्टोन पुली व्हील्स इनके टाइम पे थे या नहीं थे, वो भी एकदम सही बात है। कुएं से अगर पानी वगैरह लेना होता था आर्यंस को तो पुली व्हील्स इनके पास थे, जिससे एफर्ट्स हमारे कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो पहले दो करेक्ट हैं। तीसरा चरखा, चरखा यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि चरखा मिडिएवल इंडिया में टर्क्स लेके आए, जो कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का प्रतीक भी बन गया, क्योंकि महात्मा गांधी ने चरखा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करा। ठीक है, तो पहले दो इसमें करेक्ट होंगे। सो A 1 and 2 ओनली विल बी द राइट आंसर। 18वां सवाल है कि शतपथ ब्राह्मणा, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है लेटर वैदिक एज के बारे में, वो कौन से वेदास के साथ अटैच्ड है। हम जानते हैं कि ब्राह्मणास क्या हैं, वेदों के ऊपर कमेंट्रीज हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं। तो शतपथ ब्राह्मण जो है वो वाइट यजुर्वेदा या फिर शुक्ल यजुर्वेदा के साथ जुड़ा हुआ है, और इसका जो काफ़ी ज़्यादा श्रेय जाता है वो यज्ञवल्क के जो ऋषि थे उनको जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी सी। तो शतपथ ब्राह्मण लेटर वैदिक हिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्सेज में से एक है। 19वें क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हमें देखनी है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 आश्रमास कम फ्रॉम छंदोग्य उपनिषद एंड द आइडिया ऑफ संसारा, के जो आत्मा है वो एक जीवन से दूसरे जीवन की तरफ जाती है। ठीक है, आत्मा की सारी बातें वो जबला उपनिषद से आती हैं। ठीक है, सबसे पहले कि 4 आश्रम कौन से हैं। जब एक वैदिक बच्चा जवान होता है, ठीक है, तो सबसे पहले वो ब्रह्मचारी आश्रम को फॉलो करता है। जब उसकी शादी हो जाती है तो वो गृहस्थ जीवन पे आ जाता है। जब 50-55 साल तक उसने गृहस्थ जीवन जी लिया है, उसके बाद वो वन की ओर प्रस्थान करता है, ताकि वो समाज पे एक बर्डन ना बने। ठीक है, जैसे आजकल पेंशन्स का एक सिस्टम होता है, समाज पे बर्डन ना बने, और कहीं ना कहीं वो वन में जाके अपनी तपस्या करे और ये सारी चीज़ें करे। और एंड में उसके बाद वो हर चीज़ से संन्यास ले लेता है और एकदम स्पिरिचुअलिटी में चला जाता है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट और 4 आश्रम है वो कहाँ से आया है, छंदोग्य उपनिषद से। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गई है। तो ये आया है जबला उपनिषद, जो कि सेकंड स्टेटमेंट में आपको दिख रहा है। तो जबला उपनिषद से हमारा 4 आश्रमों का जो कॉन्सेप्ट है आता है। सेकंड है द आइडिया ऑफ संसारा कम फ्रॉम जबला उपनिषद, ये भी गलत है, ये बृहद अरण्यक उपनिषद से आता है। इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, बृहद अरण्यक उपनिषद। तो दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट्स गलत हो जाती हैं और इसमें डी एक करेक्ट आंसर होगा। तो आज का लास्ट जो क्वेश्चन होगा 28। तो वैदिक टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, वैदिक हिस्ट्री के अकॉर्डिंग भीषज किसको कहा जाता था। फिर से एक इम्पॉर्टेंट टर्म आ गई, ये एक डॉक्टर या फिर फिजिशियन को कहा जाता था। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा। आई होप आज आपने जो सेशन है एंजॉय किया होगा। अच्छे से आप इसको रिवाइज करें, और नेक्स्ट सेशन जो कि फिर से एंशिएंट इंडिया का होगा, हम फिर से हाजिर होंगे।